आज के इस न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 के रिवीजन को। चर्चा करें हम लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी चैप्टर का रिवीजन किया था, लेकिन आपको बताया गया था कि इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में भैया जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो आता है अपना एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम? सिंपल सी बात है कि जैसे आपके सामने कोई तार रखा है, तार में हमने धारा प्रवाहित की है। पक्की बात है कि धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने क्या कर लिया कि भैया इस तार को बंद कर लिया एक लूप के अंदर, एक लूप के अंदर बंद कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसे ये हो गया तार, मैं क्या करूं कि भाई साहब इसे एक लूप के अंदर बंद कर लूं, जैसे इसके ऊपर से कड़ा रख लूं यहाँ पर या चूड़ी रख लूं तो बंद हो गया। अच्छा साहब, पक्की बात है कि धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ये लूप किस में उपस्थित है? चुंबकीय क्षेत्र में। मैंने क्या किया कि इस लूप पर एक अल्पांश लिया। अल्पांश बोले तो जिसकी लंबाई अल्प हो, लंबाई को L से लिखते हैं, अल्प के लिए क्या लगा दिया? D लगा दिया। पक्की बात है कि तार के कारण यहां पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है B से। चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अच्छा साहब, यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया है, वहीं पर साहब क्या है? अल्पांश है। इन दोनों का साहब हमने कौन सा गुणनफल किया? डॉट गुणनफल कर दिया और इसका कर दें समाकलन, तो इसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं साहब। अब वैज्ञानिक एम्पियर का कहना था कि किसी बंद लूप के अनुदिश, अनुदिश बोले तो बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होता है कुल बंद धारा का म्यू नॉट गुना। तो सिंपल सी बात है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या नियम है? किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस लूप में कुल बंद धारा का कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव सेम ऐसा टॉपिक है जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा फिर से। क्या ऐसा? जब समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वहां पर अल्प दूरी को किससे लिखते हैं? 2s। बस फर्क इतना है कि वहां पर साफ वैद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है आवेश द्वारा, और चुंबकीय द्विध्रुव बनाने के लिए लेते हैं एक हम चुंबक। तो आइए साफ चुंबकीय द्विध्रुव को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किए कि एक चुंबक लिए। चुंबक में जैसे वहां पर आवेश होते हैं 2 प्रकार के, ऐसे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ व्यवहार करता है प्लस की तरह और साउथ व्यवहार करता है माइनस की तरह। जैसे वहां पर आवेश का मान होता है, ऐसे यहां पर ध्रुव के भी मान होते हैं, जिसे ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। आवेश को लिखते हैं Q से और ध्रुव सामर्थ्य को लिखते हैं स्मॉल m से। कैसे बनेगी परिभाषा? जब समान ध्रुव सामर्थ्य और विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं, अल्प दूरी को L से लिख दो, 2L से लिख दो। जब समान ध्रुव सामर्थ्य विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे जाएं, तो इसी सिस्टम को, इसी निकाय को क्या कहा जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। क्यों नहीं खत्म होती है? वैज्ञानिक ऑर्स्टेड का कहना था कि जो काम चुंबक कर सकती है वो काम करंट भी कर सकता है। क्या मतलब? चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, करंट भी अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबक द्वारा द्विध्रुव बन रहा है तो ये द्विध्रुव धारा द्वारा भी बन जाएगा, करंट द्वारा बन जाएगा। कैसे बनता है आइए समझते हैं। तो मेन बात ये है कि चुंबकीय द्विध्रुव बनाने का एक तरीका नहीं है, 2 तरीका। पहला जो द्विध्रुव बनाया है वो हमने किसके द्वारा बनाया है? चुंबक द्वारा। अब जो द्विध्रुव बनाएंगे वो किसके द्वारा बनाएंगे? करंट द्वारा, धारा द्वारा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या किया कि एक तार का लूप बनाया। तार का लूप बनाया और इसमें हमने धारा पाई।
पक्की बात है कि धारावाही चालक तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही लूप अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे चुंबक में नॉर्थ और साउथ होते हैं, ऐसे ही धारावाही लूप का भी एक फलक, एक सिरा नॉर्थ के समान व्यवहार करता है और एक सिरा किसके समान व्यवहार करता है? साउथ के। क्वेश्चन मार्क आता है कि कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा। तो इसके लिए बस आपको एबीसीडी आनी चाहिए। एबीसीडी में भी एन बनाना आना चाहिए, एस बनाना आना चाहिए। एन पर एरो लगा दीजिए, एस पर एरो लगा दीजिए। अब इसमें फिट करके देख लीजिए कौन सा एरो मैच करेगा। तो इसके एरो ऐसे हैं और ऐसे एरो किसके हैं? एस के हैं। तो इसका मतलब ये बनेगा साउथ, पीछे का बनेगा नॉर्थ। और ये साउथ और पीछे का नॉर्थ के बीच की दूरी अति अल्प होती है। बोले तो ये भी क्या बना देता है? द्विध्रुव। द्विध्रुव बनाने के दो तरीके, एक चुंबक द्वारा और एक धारावाही लूप द्वारा। अच्छा साहब, बात यहां खत्म नहीं होती है। ये तो साहब हो गया चुंबकीय द्विध्रुव। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ये सेम ऐसी बात है जैसे आपने पहले चैप्टर में हमने रिवाइज किया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ध्यान हो तो कोई एक आवेश दोनों के बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होता था उसे हम क्या बोलते थे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिससे रिप्रेजेंट करते थे किससे? पी से। अच्छा साहब, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और दोनों के बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होगा, वहां पर आवेश और दूरी का गुणनफल, यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य और दूरी का गुणनफल जो होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? कैपिटल एम से। बात यहां खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब चुंबकीय द्विध्रुव बनाने के दो तरीके, एक चुंबक द्वारा, एक धारावाही लूप द्वारा। क्वेश्चन मार्क आता है कि इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो एक सिंपल सी बात याद रखनी है, M = होता है INA। MINA मीना से याद कर लेते हैं। किससे याद कर लेते हैं? मीना से। अच्छा साहब, I क्या है? लूप में बहने वाली धारा। N क्या है? इसमें फेरों की संख्या, के फेरे कितने हैं। A क्या है? इसका एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि πr² होता है। चर्चा करें हम इसके मात्रक की, धारा का मात्रक एम्पियर, फेरों की संख्या का मात्रक कुछ नहीं होता है। ए क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर²। तो ये बातों में मात्रक बन गया एम का, जो कि एक इंपोर्टेंट मात्रक एग्जाम में कई बार आया है। अच्छा साहब, चर्चा करें हम इसके विमीय सूत्र की। इसका भैया विमीय सूत्र क्या होगा? तो धारा, ये एम्पियर धारा का है और धारा का विमीय चिन्ह ए ही होता है, मीटर लंबाई का एल होता है, तो साहब AL2 बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, चुंबकीय द्विध्रुव बनाने के दो तरीके, चुंबक द्वारा, धारा द्वारा। चुंबक द्वारा दोनों ध्रुव सामर्थ्य समान होनी चाहिए, अल्प दूरी पर होनी चाहिए। धारा द्वारा धारावाही लूप ले लेते हैं। किसका निर्माण करता है? चुंबकीय द्विध्रुव का, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? M = INA। इस पूरी स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है। आइए साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का बल आघूर्ण। ये सेम ऐसा टॉपिक है जैसे आपको पढ़ाया गया था कि अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रख दें, द्विध्रुव रख दें, सपोज करो ये +Q है, ये क्या है? -Q, थीटा कोण पर रखा। तो आपको ध्यान हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने रिवाइज किया था कि वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बल आघूर्ण आता है। बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, जिसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था PE sin थीटा, जिसमें P होता है द्विध्रुव आघूर्ण, E होता है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, थीटा होता है कि कितने कोण पर रखा है। सेम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। वैद्युत द्विध्रुव की जगह पर चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं, उसमें भी बल आघूर्ण आता है। क्या आता है बल आघूर्ण? बल आघूर्ण का फॉर्मूला अगर हमें यह याद है तो इसका बन गया P द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह पर क्या आ जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। E वैद्युत क्षेत्र की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा का साइन थीटा। ये बातों में फॉर्मूला याद हो गया। अपना लेवल 1 का रिवीजन चल रहा है, इस तरीके से हम कर रहे हैं।
अच्छा साहब, एम द्विध्रुव आघूर्ण, बी चुंबकीय क्षेत्र, थीटा कितने कोण पर रखा है द्विध्रुव। बात यहां खत्म नहीं होती। अभी अभी आपको पढ़ाया है कि भाई साहब द्विध्रुव बनाने के दो तरीके, एक चुंबक द्वारा और एक धारावाही लूप द्वारा। धारावाही लूप के लिए अभी अभी आपको पढ़ाया गया है कि m इक्वल टू आई एन ए। अगर इसमें हम आई एन ए पुट करें और b को आगे ले लें तो भैया बन जाता है बीना साइन थीटा, टाउ इक्वल टू बीना साइन थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई धारावाही लूप से बना द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो टॉर्क आता है वो क्या आता है, बीना साइन थीटा। अच्छा साहब, आपको ध्यान हो तो हमने द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा था तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पड़ी थी। उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था माइनस के पी कॉस थीटा। सेम यहां पर आता है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र को रखते हैं तो यहां भी साफ उसकी स्थितिज ऊर्जा आती है। पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह पर क्या आ जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ई वैद्युत क्षेत्र की जगह पर क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कॉस थीटा, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अभी अभी मैंने यही फॉर्मूला लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इस फॉर्मूले को भैया मैंने यहां रख लिया, माइनस के एम बी कॉस थीटा। जैसे वहां पर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य होता था पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2, सेम यहां पर भी होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वहीं से साहब ये बनाए गए हैं टॉपिक। अच्छा साहब, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा। ये कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, कैसे निकालते हैं। इसका न्यूनतम मान निकालना है माइनस के एम बी कॉस थीटा का भी क्या रखेंगे, न्यूनतम मान। लेकिन ऐसे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें माइनस लगा है। इसका न्यूनतम मान रखना है तो कॉस थीटा का क्या रखना पड़ेगा, अधिकतम मान। क्योंकि सिंपल सी बात है, माइनस बोले तो उल्टा, तुम जितना बड़ा रख लोगे माइनस में संख्या बड़ी होगी तो वो क्या मानी जाती है, छोटी मानी जाती है। तो सॉल्व करें आगे, माइनस एम बी कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है तो यू मिनिमम आ जाता है माइनस एम बी। बी चुंबकीय क्षेत्र, एम क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। चर्चा करें हम u के अधिकतम मान की कि इसका अधिकतम मान कितना होगा। तो अधिकतम मान भैया इसका निकालें, माइनस एम बी का तो माइनस एम बी रख दिया, कॉस थीटा, कोण के साथ ही छेड़छाड़ करते हैं, इनको तो छेड़ते नहीं है। मैक्सिमम अधिकतम मान निकालना है। ये अधिकतम तब होगा जब कॉस क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि माइनस लगा है। माइनस में संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही क्या मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है। सॉल्व करें आगे, माइनस एम बी और कॉस का न्यूनतम मान शायद आपको पहले से याद होगा -1 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो u द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान क्या बनेगा, एम बी। अब सिंपल सी बात है, एक प्लस एम बी एक माइनस एम बी, अधिकतम प्लस एम बी न्यूनतम माइनस एम बी, डायरेक्ट याद रखो। अब चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। चर्चा करें हम धारा मापी की, जिसे इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जिसका काम होता है धारा मापना, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। धारा मापी में से 2 तार निकलते हैं, एक तार प्लस का माना जाता है, एक तार किसका माना जाता है, माइनस का। लेकिन एक बात बताइए, धारा मापी यंत्र है, इसके यंत्र के अंदर कुछ तार वगैरह लगे होंगे जिसका अंदर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध। उस प्रतिरोध को पड़ोस में ही लिख देते हैं यहाँ पर। इसके प्रतिरोध को भी रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, जी से। धारा मापी को दर्शाने का तरीका भी जी होता है, उसके प्रतिरोध को भी किससे लिखते हैं, जी से। अच्छा साहब, तुमने धारा मापी दिखा दिया, ये साहब पूरा जो यंत्र आपको दिखाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये साहब ये इतना, ये है आपका धारा मापी। अच्छा साहब, हेडिंग क्या है, अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी से अमीटर बनाने का सिंपल तरीका है कि इस यंत्र के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो भाई साहब ये पूरा यंत्र बनकर तैयार हो जाता है अमीटर।
तो अगर कोई पूछे कि धारा मापी से एमीटर कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ दो, पूरा यंत्र क्या बन गया, अमीटर। अच्छा साहब, ये जो अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है इसका नाम रखा गया है संट। एक बार एग्जामिनर ने संट की परिभाषा पूछ ली कि संट किसे कहते हैं, तो संट किसे कहते हैं, धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़े गए अल्प प्रतिरोध को संट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भैया ये प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या फॉर्मूला बनाया गया है, तो संट का फॉर्मूला आपको रिवाइज कराएं तो ये होता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। चर्चा आती है कि आई जी क्या होता है, तो आई जी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है भैया, दो तार निकलते हैं इसमें से बाहर। आपने देखा होगा घर पे जो स्टार्टर लगा रहता है उसमें दो घड़ी लगी रहती हैं, एक पे लिखा रहता है V, एक पे लिखा रहता है A। जो A वाली घड़ी लगी रहती है उससे बोलती है अमीटर, जो कि एम्पियर नापती है। जो V वाली घड़ी लगी रहती है उससे बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज नापती है। अच्छा साहब, तो इसमें से भैया दो तार निकलते हैं, यहां से जो मेन करंट आता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जब अंदर करंट आता है तो अंदर करंट ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसमें धारा मापी में जो करंट आता है उसे कहते हैं आईजी से लिखते हैं। बोले तो आईजी है धारा मापी की धारा और आई है मुख्य धारा, कैपिटल जी है धारा मापी का प्रतिरोध, एस क्या है, संट। संट कोई होगा पहुआ ना, समांतर क्रम का प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि संट की लंबाई बताओ, तो पहले तो संट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, संट की वैल्यू वगैरह दी जाती है एग्जाम में। जैसे ही आ गया संट, तो संट का है प्रतिरोध। प्रतिरोध बोले तो आर है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। इसकी सहायता से एल निकाल लेते हैं, जो कि आपको लेवल 2 में इस पर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भाई, लेवल 1 में क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने। अच्छा साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमने धारा मापी दिखाया। धारा मापी का खुद का प्रतिरोध होता है, अगर इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, उच्च प्रतिरोध, तो इसी को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। अगर कोई पूछता है कि धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिए तो अपना क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता। धारा मापी आपके सामने मैंने दिखाया है, एक घड़ी सी होती है जिस पर जी लिखा रहता है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई, एक सुई लगी रहती है इसमें, ये यहाँ पर तार कनेक्ट करने के लिए होता है। सपोज करो कि भाई साहब हमने इसमें तार कनेक्ट किए, दो तार कनेक्ट किए, एक इधर से तार कनेक्ट किए। सपोज करो कि भाई साहब तार में धारा आई, कितनी धारा आई, 1 एम्पियर। जैसे इसमें अंदर करंट जाएगा तो तुरंत से सुई में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। सपोज करो ये सुई घूमकर यहाँ पहुंच गई, कहीं पहुंच गई, विक्षेप हुआ, मान लिए कितने कोण तक घूम गई, 5 कोण तक। एकांक धारा द्वारा धारा मापी की सुई में जो विक्षेप आता है उसे ही कहा जाता है धारा सुग्राह्यता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एकांक धारा द्वारा धारा मापी की सुई में जो विक्षेप आता है उसे ही क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता। सर जी फार्मूला वगैरह कुछ बन जाता है, मान लिया आई धारा द्वारा विक्षेप कितना आया, 5, तो 1 एम्पियर द्वारा कितना आएगा, 5 अपॉन आई। और 1 एम्पियर द्वारा जो विक्षेप आता है उसे ही क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता बराबर क्या बन जाएगा, 5 अपॉन आई। इसी का भाई बड़ा भाई टॉपिक है वोल्टेज सुग्राह्यता। दोनों एक जैसे टॉपिक है। हमने क्या किया कि इसके सिरों के साथ मध्य हमने धारा भाई, धारा कोई भाई, लेकिन जो धारा भाई वो हमने धारा भाई है 1 वोल्ट द्वारा। कितने द्वारा, 1 वोल्ट द्वारा। तो एकांक वोल्टेज द्वारा सुई में जो विक्षेप आता है, धारा सुग्राह्यता के लिए एकांक धारा द्वारा और वोल्टेज सुग्राह्यता के लिए एकांक वोल्ट द्वारा जो विक्षेप आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सुग्राह्यता।
फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में क्या आएगा, इसमें आता है आई, इसमें आ जाता है वी। सिंपल सी बात है। एकांक धारा द्वारा धारा मापी की सुई में जो विक्षेप आता है उसे धारा सुग्राह्यता कहते हैं, और एकांक वोल्ट द्वारा 1 वोल्टेज लगाने पर जो विक्षेप आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सुग्राह्यता। छोटी छोटी परिभाषा एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती हैं। अच्छा साहब, बढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक तो साहब खत्म हो गया। अब साहब आज के लेक्चर में जो जो चीजें आपको रिवाइज कराई गई हैं उनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है भाई, आइए साहब, पहला क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम है, ठीक है, लिखिए। रिवाइज कराए एक बार, फिर से रिवाइज कर लेता हूं। सिंपल सी बात है, कोई तार होगा, तार में धारा बहेगी, इसे बंद कर लेते हैं किसके अंदर, लूप के अंदर। लूप पर क्या ले लेते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं। पक्की बात है, इस तार की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर देते हैं, रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन बोले तो बी डॉट डी एल का समाकलन बराबर होता है कुल बंद धारा का कितने गुना, म्यू नॉट गुना। सिंपल सी बात है, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होता है कुल बंद धारा का कितने गुना, म्यू नॉट गुना। इसके बाद चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। भैया क्वेश्चन जो है ये पिछले टॉपिक का क्वेश्चन है, बोले तो पार्ट 1 से निकल के आए, छूट गया था क्वेश्चन आपका। एक इलेक्ट्रॉन, इतना तुम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है 0.3 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम जानते हैं, बी से लिखते हैं 0.3 टेस्ला। भैया जिस तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं यही आदत आपको डालनी हो, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं साहब फिर सोचने लगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई, ऐसे नहीं होते हैं क्वेश्चन ये। अच्छा साहब, एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, उसको लिखते जाओ। चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल, 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, V से। 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन ने चुंबकीय क्षेत्र में मारी एंट्री, वो भी कितने कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर। 60 डिग्री के कोण पर एंट्री मारी, प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या और चूड़ी अंतराल ज्ञात करो। आइए साहब समझते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पिछली क्लास में सिखाया गया था कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो उस पर बल लगता है, बल की वजह से नया पथ बनता है। नए पथ भी आपको समझाए गए थे कि अगर आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में आया है तो उसका पथ सरल रेखी होता है, और आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आया है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, और अगर इसके अलावा किसी कोण पर आया है तो उसका पथ होता है सर्पिलाकार या कुंडलीनुमा। क्या मतलब, मतलब यह है कि यहां पर 60 डिग्री के कोण पर आया है तो पक्की बात है कि इसका जो पथ है वो ऐसे होता है कि वृत्त पर भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है। वृत्त पर भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या, ये जो वृत्त बनता है इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या। जिस वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला तुम जानते हैं, आर बराबर क्या होता है, mb/qb। सर जी वही लगेगा, थोड़ा सा चेंज है, बस आप क्या करो कि इसके साथ साइन थीटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। ठीक है भाई, आर बराबर mb/qb हमें याद है, इसमें साइन थीटा और लगा देते हैं। अच्छा साहब, सॉल्व करेंगे। m द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31। v इलेक्ट्रॉन की चाल दे रखी है। q आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 10 की घात -19। b चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, साइन थीटा 60 दे रखा है। अच्छा साहब, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं कि जो वृत्त से बनती है, वृत्त के बीच की जो दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी होती है इसी को कहा जाता है चूड़ी अंतराल, या फिर इसे पिच भी बोलते हैं। ये मैच खेलने वाली पिच नहीं है, ये पिच बोले तो दोनों चूड़ियों के बीच की दूरी। अच्छा साहब, अब ये दूरी कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, बचपन में एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय आ जाएगा। दूरी इक्वल टू क्या आ जाएगा, चाल इंटू समय। चाल आगे बढ़ने की चाल। होता क्या है कि देखो जो v स्पीड से आता है ना, तो इसके घटक करते हैं। क्या करते हैं, घटक। एक क्षैतिज घटक करते हैं, थीटा के साथ वाला आता है कॉस, और ऊर्ध्व घटक क्या हो जाता है, v sin थीटा। ऊर्ध्व घटक इसे घुमाता है वृत्त पर, वो इस क्षैतिज घटक
मेरी शब्द समझ में आ रहे होंगे जिन्होंने 11th डिटेल में पढ़ी होगी। थीटा के साथ वाला आता है कॉस, ये से आगे बढ़ाता है। तो चाल भाई साहब दूरी हमें यही तो निकालनी है, तो इसमें जो चाल आती है वो कितनी आती है, v cos थीटा इंटू समय। समय बोले तो जब यहां से यहां पहुंचेगा तो इसका एक चक्कर लगता है, बोले तो एक आवर्तकाल लगता है। वो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/q। v का मान दे रखा है, थीटा का मान 60 दे रखा है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, q आवेश इलेक्ट्रॉन, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई। अच्छा साहब ये साहब इस तरीके से न्यूमेरिकल इस पर बन जाता है एग्जाम में। जब जब क्वेश्चन आया 3 नंबर से कम में नहीं आता है। ठीक है भाई, क्योंकि 2 क्वेश्चन है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए साहब अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य, अभी पढ़ा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य दोनों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक अभी पढ़ाया एम्पियर मीटर स्क्वायर। चर्चा करें विमी सूत्र की, अभी पढ़ाया है एम्पियर धारा का ए, मीटर लंबाई का एल। ठीक है भाई। भैया एक दिन में चीजों को 2 बार रिवाइज कराता हूं, तब भी भूल जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है। फिर तो ये आपका दिमाग है ना वो कूड़े फूड़े का बना हुआ है। आइए साहब, परिनालिका से क्या तात्पर्य है, पिछले पार्ट में रिवाइज कराया था। परिनालिका चीनी मिट्टी से बना एक बेलन होता है जिस पर उसकी लंबाई के अनुसार तार लपेटा जाता है। क्या लपेटा जाता है, तार। वो आपको बता दें कि परिनालिका एक ऐसा यंत्र है जो व्यवहार करता है क्षण चुंबक की तरह। क्षण चुंबक क्या करती है, क्षण चुंबक ये करती है कि अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। कैसे उत्पन्न करती है, क्षण चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इसमें भी बनते हैं नॉर्थ और साउथ, इसमें भी क्या बनते हैं, नॉर्थ और साउथ। भैया धारावाही लूप है, अभी वही बताया कि धारावाही लूप क्या बनाता है, नॉर्थ और साउथ। जिस प्रकार ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसी प्रकार ये भी अपने चारों ओर क्या पैदा करती है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं दर्शाइए। यही काम कर रहा हूं तब से, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ही तो दर्शा रहा हूं। बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, दर्शा गई चुंबकीय क्षेत्र रेखा दर्शाने। ठीक है भाई। मेन काम ये ध्यान रखना है कि धारावाही जो परिनालिका होती है वो किसके समान व्यवहार करती है, क्षण चुंबक के समान। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। आओ साहब अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इसलिए शायद आपको किसी को सरल लग रहे होंगे, लेकिन जब ये सामने आते हैं ना, तो सामने आती हैं डायरेक्ट, जब हमने पहले कभी नहीं देखा हो तो ये लगता है क्वेश्चन में पता नहीं जाने पेपर कहाँ से आया है। ठीक है भाई। वो फिर आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं, मास्टर ने पूरी साल पढ़ाया उसमें तो कुछ नहीं आया। ठीक है भाई। आता उसी में से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है भाई। क्योंकि भैया 70 नंबर में से 70 नंबर का पेपर आपको डिट्टो नहीं आएगा, उसमें 8-10 नंबर का पेपर थोड़ा दिमाग लगाने वाला होता है। हाँ एक बात है, 55-60 नंबर का भी पेपर आता है वो ऐसा आता है बिल्कुल डिट्टो मैच करता है, लेकिन थोड़ा तो भाई साहब हर साल नया आता है। ठीक है भाई। आइए साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। परिनालिका और तरीका फिर दोबारा आ गया। किसी परिनालिका की लंबाई एल से लिख लेती है 80 सेंटीमीटर है तथा इसमें 2000 फेरे, एक आध 2 फेरे नहीं है, कितने 2000 फेरे, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन से लिखी। यदि इसमें प्रवाहित धारा 80 और तरीका सेंटीमीटर नहीं एम्पियर होगी, 80 एम्पियर हो तो इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। भैया जब भी चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो हमें परिनालिका अनंत लंबाई की माननी होती है, और अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको पिछले पार्ट में रिवाइज कराया था, म्यू नॉट NI होता है। म्यू नॉट की वैल्यू भी जनवाई थी आपको, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 होती है। n होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालने का तरीका है कुल फेरों में लंबाई का क्या लगा दो, भाग लगा दो। आई धारा 80, लंबाई भी 80, लेकिन ये मत भूल जाना कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के क्या बनाने पड़ेंगे, मीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, 80 से 80 बर्बाद हो लेंगे, कैपिटल एन का मान पुट कर देना कितना, 2000। आंसर आ जाएगा टेस्ला में। आइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का अधिकतम मान अभी पढ़ाया, प्लस mv न्यूनतम मान माइनस mv अभी पढ़ाया, अब नहीं पढ़ाऊंगा।
धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं? शंट लगाकर। वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर। और एक तरीका आइए साहब इसे समझते हैं। आदर्श अमीटर, आदर्श अमीटर, अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा नापता है। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो क्या नापता है? धारा। उसके साथ एक शब्द लगाया है आदर्श। क्या लगाया है? आदर्श। आदर्श मतलब सबसे बढ़िया। ठीक है भाई। अच्छा साहब, और आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज, वो भी आदर्श। का प्रतिरोध कितना होता है? अमीटर का नापत्व है धारा। धारा का फार्मूला होता है V/R। कोई अमीटर भैया धारा तभी नापेगा जब धारा उसके अंदर आए। ऐसा थोड़ी है कि अमीटर रखा है यहां पर, आगरा में रखा है अमीटर और उससे धारा नाप रहे हैं बंबई की, ऐसे थोड़ी नप जाएगी। सिंपल सी बात है, उसके अंदर तार वगैरह टच करेंगे, उसके अंदर करंट आएगा तभी तो नापेगा। तो मेन बात यह कि आदर्श जो अमीटर होगा वो धारा तभी अच्छे तरीके से नापेगा जब वो अधिकतम धारा को अपने अंदर लेगा। मेरी बात को थोड़ा सुनना, याद करने का तरीका बता रहा हूं, नहीं तो अब तक क्वेश्चन कर देता कब का, डायरेक्ट आंसर बताने होते। अमीटर धारा नापता है, धारा तभी नापेगा जब अधिकतम धारा उसके अंदर आए, और उसके अंदर धारा अधिकतम तभी आएगी जब उसका खुद का प्रतिरोध कम से कम हुआ, कम से कम रुकावट डालेगा। और कम से कम प्रतिरोध कितना हो सकता है? 0। तो अगर अच्छा अमीटर बनाना है, आदर्श अमीटर बनाना है, तो उसका आदर्श अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, तभी उसमें धारा अधिकतम आएगी और अधिकतम वो बढ़िया तरीके से नापेगा। बोले तो सब बातों की बात यह कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है? 0। ये बात आपको ध्यान रखनी। सर जी आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज का फॉर्मूला IR, V=IR। आदर्श वोल्ट मीटर वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो उसका प्रतिरोध भी क्या चाहिए? ज्यादा। ज्यादा बोले तो आदर्श बनाना है, अधिकतम कितना हो सकता है? अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। ऐसा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे करने होंगे, नहीं, वहां तो डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 2 नंबर तैयार हो जाते हैं तुरंत 2 शब्दों में। ठीक है भाई। अच्छा साहब, तथा इन्हें क्रमशः परिपथ में श्रेणी क्रम समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन 2 लगातार साल आया था, लेकिन इससे पहले जो ईयर में आया था उसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं। और अगले साल क्वेश्चन पूछा आया कि श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो एक बात बताइए, अमीटर क्या नापता है? धारा। आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था मैंने, वहां पर एक लाइन लिखाते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। अमीटर क्या नापता है? धारा। धारा इसमें समान कब आएगी परिपथ की? जब इसे किससे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ये क्या नापता है? वोल्ट मीटर वोल्टेज। वोल्टेज कौन से क्रम में समान रहता है? समांतर क्रम में। तो सिंपल सी बात है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा क्यों? तो सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है अमीटर को क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। इतनी सी लाइन लिखनी है आपको। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीटर, अमीटर धारा नापने वाला यंत्र जो कि एम्पियर में नापता है धारा। मिली अमीटर ये भी धारा नापने का यंत्र है, ये मिली एम्पियर में नापता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका प्रतिरोध उच्च होगा? उच्च बोले तो ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, दोनों धारा नाप रहे हैं। धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि I = तरीका 3 बराबर लगे। I क्या होता है? V/R। R क्या आ जाएगा? V/I। अब एक जवाब भैया आपको दिमाग लगाना है जी। धारा नापेगा एम्पियर में, ये धारा नापेगा मिली एम्पियर में। अगर आपको पूछा जाए कि एम्पियर बड़ा या मिली एम्पियर बड़ा? एम्पियर बड़ा, मिली एम्पियर तो छोटा। बोले तो छोटी छोटी धाराओं को नापेगा, और छोटी छोटी धारा बोले तो कम धारा को नापेगा। कम धारा को नापेगा तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये बड़ी बड़ी धारा को नापेगा,
बड़ी बड़ी धारा को नापेगा तो बड़ी धारा, प्रतिरोध छोटा, तो किसका प्रतिरोध उच्च, मिली अमीटर का, किसका होगा, मिली अमीटर का। ठीक है भाई, पढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट, पढ़ते क्या है, सब कुछ खत्म हो गया। आइए साहब, तो मेन बात ये है कि साहब आपको एक बात याद रखनी है कि चैप्टर आपको कराया गया है, ये भी एग्जाम में 6 से 7 नंबर का नहीं आता, लेवल 1 का रिवीजन कराया गया है। रिवीजन इस तरीके से कराया जा रहा है जिससे आपका दिमाग सही बना रहा है। ठीक है भाई, कछु का है कि थोड़ा ऐसा होता है कि 5 सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होता है तो एकदम से पहाड़ सा गिरता है अपनी ऊपर तरीका, सिलेबस मास्टर का काम खत्म, हमारा चालू। ठीक है भाई, लेकिन इस तरीके से अगर रिवीजन करोगे तो आपको पहाड़ सा आने लगेगा। पहले चीज़ें सरल कराई जा रही हैं, फिर थोड़ी और कठिन कराई जाएंगी, फिर थोड़ी और कठिन कराई जाएंगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे फिर से नए लेक्चर में।